हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ने वाले हैं आज 29 दिसंबर का करंट अफेयर। करंट अफेयर की शुरुआत हम थॉट से करते हैं। विवेकानंद जी ने कहा है, हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है, उपहास, विरोध और स्वीकृति। आपने देखा भी होगा, अगर आप हर कोई नया कार्य शुरू कर रहे हैं तो पहले आपका उपहास उड़ाया जाएगा, हो सकता है कुछ विरोध भी हो, और फिर आपके काम को सफल होने के बाद स्वीकृति मिल ही जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं 29 दिसंबर का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, काशी फिल्म महोत्सव का आयोजन 27 से 29 दिसंबर तक कहाँ पर हो रहा है और कौन कर रहा है? तो ये 3 इंस्टीट्यूट हैं, मतलब फिल्म बंधु, उत्तर प्रदेश सरकार और सूचना एवं प्रसारण मंत्री। अब सूचना एवं प्रसारण मंत्री का नाम आया है तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में सूचना और प्रसारण मंत्री के पद पर कौन है? उनका नाम है अनुराग ठाकुर। ये याद रखना है आपको, सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। फिल्म बंधु एक इंस्टीट्यूशन है और उत्तर प्रदेश सरकार मिलके काशी फिल्म महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। तानसेन महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश की नगरी ग्वालियर में किया जाता है। ग्वालियर का नाम किसके नाम पर पड़ा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? आंसर है देविका रानी को पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, जो कि फिल्मों की श्रेणी में दिया जाता है। 51वां नंबर का जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है उसे किसको सम्मानित किया गया है? तो रजनीकांत, जो एक साउथ के अभिनेता हैं, उनको 51वें नंबर का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सेकेंड क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने सूखे एवं महामारी को समवर्ती चुनौतियों से निपटान के लिए 500 टन खाद्य सहायता प्रदान की है। तो किसके द्वारा दी गई है और किसको दी गई है? तो जो INS केसरी, हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, INS केसरी के माध्यम से 500 टन खाद्य सामग्री की सहायता दी गई है। अफ्रीका में स्थित देश है मोजाम्बिक। इस देश का नाम आपने सुना होगा, तो याद रखिएगा, INS केसरी के द्वारा मोजाम्बिक देश को 500 टन खाद्य सामग्री की सहायता प्रदान की गई है। अब अफ्रीका की बात आई है तो आपको पता होगा कि अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो वो माही नदी है। भूमध्य रेखा को कोंगो नदी काटती है और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी काटती है 2 बार। तो इसको आपको याद रखना है। अब कुछ इसके स्टैटिक फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो बुशमैन जनजाति है ये भी अफ्रीका में स्थित है, और यहाँ पर कौन सा मरुस्थल है? कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति रहती है। दक्षिण अफ्रीका के जो घास के मैदान है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है बेल्ट्स। भूमध्य सागर और लाल सागर, ये क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिएगा इसको, कि भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो स्वेज नहर जोड़ती है। अब स्वेज नहर की बात आई है तो स्वेज नहर कहाँ पर स्थित है? मिस्र में स्थित है। अभी मिस्र क्यों चर्चा में था? क्योंकि जो कोप 27 है, कोप का फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो कोप 27 का कहाँ पर स्थित है? मिस्र में स्थित है, और मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। याद रखिएगा, मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विली विली कहा जाता है। हमने कल डिस्कस किया था कि USA में अभी कौन सा साइक्लोन आया है? तो बम चक्रवात आया है, जो कि वहाँ पर बहुत अधिक बर्फबारी हुई है और -46 डिग्री सेल्सियस तापमान वहाँ का हो चुका है। तो इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। थर्ड क्वेश्चन है, बड़े राज्यों की सूची में स्वास्थ्य सूचकांक में वार्षिक क्रमिक प्रदर्शन के मामले में कौन सा स्टेट टॉप पर आया है? अक्सर यदि आपने ये क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ा है तो आप इसका आंसर केरल ही मार्क करेंगे और आपको ऑप्शन में पहला ऑप्शन केरला ही मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पर समेकित मीन्स ओवरऑल नहीं पूछा गया है, यहाँ पर क्रमिक प्रदर्शन पूछा गया है। और बात बड़े राज्यों की हो रही है तो आंसर है इसका यूपी। लेकिन अगर आपसे ओवरऑल रैंकिंग में पूछा जाता है हेल्थ इंडेक्स तो वो है केरल।
और अगर यूटी में पूछा जाएगा तो आंसर होगा दादर एवं नगर हवेली। ये इंडेक्स कौन निकालता है? तो ये इंडेक्स नीति आयोग निकालता है। नीति आयोग की बात आई है तो आपको पता होना चाहिए नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग को खत्म करके 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? तो वो पीएम है। वर्तमान में जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं और ये सहकारी संघवाद पर काम करता है। जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसके सिद्धांत पर नीति आयोग काम करता है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सीईओ कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइके मिशन। ये मिशन है नासा का। तो क्वेश्चन है कि साइके मिशन किस स्पेस एजेंसी से संबंधित है? तो नासा से संबंधित है। और नासा कहाँ की एजेंसी है? तो नासा यूएसए की स्पेस एजेंसी है। ये साइके मिशन किस चीज़ से रिलेटेड है? तो जो एस्टेरॉयड होते हैं, एस्टेरॉयड की खोजबीन से रिलेटेड है साइके मिशन। एस्टेरॉयड किस किस ग्रह के बीच में होते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी एग्जाम में। जो मंगल ग्रह है और बृहस्पति ग्रह है, इनके बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट पाए जाते हैं, याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। लूसी मिशन, इसके स्टैटिक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट करिएगा। लूसी मिशन किस स्पेस एजेंसी का है? तो ये नासा का है। पार्कर सोलर प्रोब, ये भी नासा का मिशन है। और निसार, देखिए जो निसार है ये इसरो प्लस नासा दोनों का कॉम्बिनेशन से मिलके बना है। इसका मतलब ये इसरो और नासा दोनों मिलके इस मिशन को चलाने वाले हैं। आदित्य L1, तो आदित्य सूर्य का पर्यायवाची है। तो जो आदित्य L1 है, जो सूर्य की बाहरी परत होती है उसे कहा जाता है कोरोना। तो कोरोना की स्टडी करने के लिए इसरो के द्वारा आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया है। अब इसरो की बात आई है तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। तो इतने फैक्ट आपको इसके स्टैटिक में पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2021 में किस राज्य ने नदी उत्सव की शुरुआत की है? तो ये नदी उत्सव जहाँ पर बहुत अधिक नदियों का महत्व है वो स्टेट है गुजरात। गुजरात में नदी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। गुजरात के जो सीएम है वो कौन है? भूपेंद्र पटेल। ये नदी उत्सव का जो उद्देश्य है वो है नदियों का संरक्षण करना और नदियों के सम्मान को बनाए रखना। क्या आप बता सकते हैं कि नदियों का मायका किसे कहा जाता है? तो नदियों का मायका कहा जाता है मध्य प्रदेश को, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक नदियाँ हैं। जो नर्मदा नदी है उसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है और गुजरात में भी इसका काफ़ी महत्व है। तो नदियों के संरक्षण के लिए नदी महोत्सव का आयोजन गुजरात में किया जा रहा है। अब बात गुजरात की आई है तो आपको एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है? गुजरात के साधुवेट द्वीप में स्थित है। और ये किसकी प्रतिमा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है, जिसकी हाइट कितनी है? 182 मीटर है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टैचू है। तो इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है कि भारत का फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला सिटी कौन सा है? तो ये भी गुजरात में स्थित है, साधुवेट द्वीप। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? लोथल, ये भी गुजरात में स्थित है। तो इतने फैक्ट आपको याद होने चाहिए। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि काकरापारा परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। गिर नेशनल पार्क, तो गिर नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है और ये एशियाई शेरों के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश ने किसे हराकर 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2021 जीती है? तो ये राष्ट्रीय जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप है जो कि चंडीगढ़ ने जीती है। तो ये आपको याद रखना है, चंडीगढ़ को हराकर उत्तर प्रदेश ने जीती है। सॉरी, करेक्ट कर लीजिएगा इसको। फिर विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन रहा है? तो हिमाचल प्रदेश रहा है। कोपा अमेरिका कप, देखिए जो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि कोपा अमेरिका कप किसने जीता है। आपको सामान्यतः ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कोपा अमेरिका कप जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। यूरो कप का विजेता कौन रहा है, तो यूरो कप का विजेता रहा है इटली। डूरंड कप किस खेल से रिलेटेड है, डूरंड कप जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है। अभी आपने फीफा वर्ल्ड कप के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, तो वो भी फुटबॉल से रिलेटेड है। जो डूरंड कप है ये किसने जीता है, तो ये एफसी गोवा ने जीता है। थॉमस कप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, चूंकि ये इंडिया ने जीता है इंडोनेशिया को हरा के, पहली बार भारत ने थॉमस कप जीता है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और उबेर कप किससे रिलेटेड है, तो उबेर कप और थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। ये भारत ने जीता है थॉमस कप, और जो उबेर कप है ये चाइना ने जीता है साउथ कोरिया को हरा के। तो ये सारे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन थे कि किसने कौन सी ट्रॉफी जीती है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2025 तक सभी परमाणु ऊर्जा के संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2025 तक टारगेट रखा है कि जितने भी परमाणु संयंत्र हैं, जितने भी एटॉमिक ऊर्जा से चलने वाले संयंत्र हैं, उनको क्या कर देगा, ये देश बंद कर देगा। ये देश है बेल्जियम। लेकिन 2022 तक ये टारगेट किस देश ने रखा है, तो ये रखा है जर्मनी ने। तो इन दोनों देशों को आपको याद रखना है। अगर बेल्जियम की बात आई है तो आपको आपके माइंड में एक ऑर्गेनाइजेशन आया होगा, नाटो। नाटो क्या है, जो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह है नाटो। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब बात यहाँ पर परमाणु संयंत्र की आई है, तो आपको कुछ ये केस स्टडी में भी पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। भोपाल गैस त्रासदी 3 से 4 दिसंबर 1984, एक ऐसा साल जिसे आप नहीं भुला सकते। भोपाल में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, आपको पता होगा, मिक गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी। ये बहुत बड़ी दुर्घटना थी। फिर फुकुशिमा त्रासदी, ये भी काफ़ी बड़ी त्रासदी थी। इसका संबंध किस देश से है, तो जापान से है। और चेरनोबिल, चूँकि अभी यूक्रेन बहुत अधिक चर्चा में रहा है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि चेरनोबिल घटना का संबंध किस देश से है, तो ये यूक्रेन से रिलेटेड है। फिर बेल्जियम की राजधानी क्या है, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। नाटो का मुख्यालय और एक और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ब्रुसेल्स में स्थित है। आपने सुना होगा ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट क्या है, तो यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन का एग्जिट होना ही ब्रेग्जिट कहलाता है। एंटवर्प एक शहर है जो डायमंड के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, ये भी कहाँ पर स्थित है, तो ये बेल्जियम में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मींदम मंजप्पाई योजना की शुरुआत किस देश ने की है, तो किस स्टेट ने की है, तो ये तमिलनाडु ने की है। इसमें क्या है, जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक का रिप्लेसमेंट रखा गया है कपड़े का थैला, एक पीले रंग का थैला होता है, यही मतलब होता है मींदम मंजप्पाई योजना का। तो याद रखिएगा, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो तमिलनाडु का तट है वो क्या कहलाता है, कोरोमंडल कहलाता है। और उत्तर पूर्वी मानसून के कारण यहाँ पर क्या होती है, जो वर्षा होती है इस तट पर, जिसे क्या कहा जाता है, लौटता हुआ मानसून। इसको याद रखना है आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, विश्व व्यापार संगठन में लीगल ऑफिसर के रूप में कौन चयनित हुआ है, तो WTO, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। लीगल ऑफिसर के रूप में चयनित हुई हैं स्वाति शर्मा। WTO की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1995 में माराकेश कन्वेंशन या माराकेश संधि के द्वारा WTO की स्थापना हुई थी। इसमें कितने मेंबर हैं, 144 देश हैं इसके सदस्य हैं। जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूँकि WTO की जो महानिदेशक हैं वो एक महिला बनी है, जिनका नाम है नागोजी ओंकाजा इबेला। इनका नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर WHO की स्थापना कब हुई थी, एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, 7 अप्रैल, जिसे क्या मनाते हैं, 7 अप्रैल को हेल्थ डे मनाते हैं। तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। सौम्या स्वामीनाथन का संबंध
किस ऑर्गेनाइजेशन से है? तो इनका संबंध WTO से है, सॉरी WHO से है। जनवरी 2022 में UNSC आतंकवादी विरोधी समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? UNSC संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसकी जो विरोधी समिति है आतंकवाद की, तो इसकी अध्यक्षता करने वाला है हमारा प्यारा भारत। UNSC का नाम आया है तो आपको पता होना चाहिए कि कितने सदस्य होते हैं इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 सदस्य होते हैं वो स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। तो 5 सदस्यों में कौन कौन से देश आएंगे? इसमें आएगा रूस, फ्रांस, अमेरिका, चीन और इंग्लैंड। यही कारण है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं कर पाता, क्योंकि इसका सदस्य है चीन। और ये जो 5 परमानेंट मेंबर हैं इनके पास वीटो पावर होता है। अगर 4 सदस्य हाँ बोलते हैं और एक भी सदस्य यदि इसमें वीटो का यूज़ करके मना कर देता है तो कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता है। अभी भारत को UNSC जो UNO है उसका स्थायी मेंबर बनाने की मांग चल रही है। अब देखना पड़ेगा कि ये मांग कब तक पूरी होती है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, ये आपको क्वेश्चन बताना है, इनके आंसर। भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा कौन सी है? भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा कौन सी है? आपको कमेंट बॉक्स में इसको लिखकर बताना है आंसर। सेकंड क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि इस वर्ष का 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। थैंक यू सो मच। अगर आपको आज का करंट अफेयर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।